अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे जो हैं बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आज जो है आपको पता है कि आपका फाइनल क्विज है अकॉर्डिंग टू एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये क्विज जो है हमने कंडक्ट किया है। इस क्विज की जो रिकॉर्डिंग है उसको जो है हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर जो है केमिस्ट्री के जो 50 एमसीक्यूज है, ये जो पार्ट है इसके अंदर जो है आपको केमिस्ट्री के जो 50 एमसीक्यूज हैं उसकी जो है डिटेल डिस्कशन आपको इस पार्ट के अंदर मिलेगी, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड था। केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज जो है वो आपको दिए गए, रिजल्ट जो है आपके जल्दी ही जो है वो शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, नेल पॉलिश रिमूवर बेस कॉमनली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कि नेल पॉलिश रिमूवर, अगर आपने नेल पॉलिश जो है उसको रिमूव करना है तो आप जो है एक मिक्सचर यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का। उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड आप यूज करते हैं? एसीटोन, इथाइल एसीटेट, बेंजीन, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड या नन ऑफ दीज। तो मेरा बच्चा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा ये रिपीट भी हो चुका है। तो नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर जो बेस आप यूज करते हैं, जो कंपाउंड्स आप यूज करते हैं, जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट आप यूज करते हैं बच्चा, वो एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट जो है वो आप यूज करते हैं। एसीटोन जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है, राउंड अबाउट जो है 30 to 60% जो है आप जो है 30 to 60% एसीटोन यूज करते हैं, और राउंड अबाउट जो है आप 10 to 35% जो है आप क्या यूज करते हैं? इथाइल एसीटेट। इसके अलावा आप इथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं, और इसके अलावा आप जो है वाटर जो है उसकी भी कुछ अमाउंट जो है यूज करते हैं। और अगर आपने सिर्फ कलर्स को जो है, अगर आप बाज़ औक़ात आप देखते हैं तो आपके हाथ के ऊपर जो है कुछ कलर लग जाते हैं, अगर आपने सिर्फ कलर्स को रिमूव करना है तो खाली जो है वो एसीटोन इनफ है आपके लिए। एसीटोन जो है कोई भी कलर आपके हाथ पे लगा हुआ तो फौरन से रिमूव कर देगा। लेकिन नेल पॉलिश को अगर आपने रिमूव करना है तो आप जो है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, एसीटोन प्लस इथाइल एसीटेट। आपने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है, एसीटोन प्लस इथाइल एसीटेट। चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय। कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस होता है किस प्रोसेस के थ्रू? हैबर प्रोसेस के थ्रू, डेकन प्रोसेस के थ्रू, सोलवे अमोनिया प्रोसेस या लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू? तो मेरा बच्चा, हैबर प्रोसेस के थ्रू जो है आप क्या सिंथेसाइज करते हैं? आप अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं, आप अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं। डेकन प्रोसेस जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसकी सिंथेसिस के लिए? क्लोरीन की सिंथेसिस के लिए, कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन के लिए डेकन प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। सोलवे अमोनिया प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं आप, और लेड चैम्बर प्रोसेस जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट किस प्रोसेस के तहत आप तैयार करते हैं? तो बच्चा सोलवे अमोनिया प्रोसेस के तहत जो है आप सोडियम कार्बोनेट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपको दिया, इस दफा थोड़ा सा घुमा के दिया। लास्ट टाइम कुछ और दिया, इस दफा उसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया। कि दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। कि ऐसे रिएक्शन जो प्रोसीड करें डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, उनमें जो है केपी और केसी का रिलेशनशिप बताना है आपने। कौन सी चीज जो है वो बड़ी होगी, कौन सी चीज कम होगी? तो बच्चा डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेशन लिख लेते हैं। मेरे जहन में एक इक्वेशन आ रही है हर प्रोसेस की, मैं वही लिख लेता हूँ। N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं और आपके पास किस चीज की सिंथेसिस होती है? आपके पास अमोनिया की सिंथेसिस होती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो आप इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। रिएक्टेंट के आपके पास कितने मोल हैं? 1 मोल यहाँ पे, 3 मोल यहाँ पे। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं आपके पास? 4 मोल हैं। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं आपके पास? 2 मोल्स हैं। तो आपने जो है एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा मेरा बच्चा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा। आपको जो है क्विज आपने दिए वहां पे भी जो है हमने इनको डिटेल से देखा। डेल्टा एन क्या है आपके पास? डेल्टा एन है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पुट करने की कोशिश करें तो आपके पास पावर किस में आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मेरा बच्चा कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 4 है। तो 2 - 4 क्या जवाब आएगा मेरे बच्चा? -2। तो -2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? के पी इज इक्वल टू के सी। अच्छा, इस पूरे की पावर -2 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर टी की पावर 2।
इसका मतलब ये है कि केपी जो है वो केसी के इक्वल तब होगा जब आप केसी को जो है इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। केपी केसी के इक्वल कब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि केसी जो है वो क्या है आपके पास बड़ा है किसके मुकाबले में, केपी के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि आप किसी फैक्टर से जो है किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे केसी को, तब वो जाके किसके इक्वल आएगा, केपी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सा ठीक होना चाहिए, केपी लेस देन केसी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केसी ग्रेटर देन केपी। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको मेरा बच्चा, जो ऑप्शन ठीक लगता है वो आपके पास कौन सा है, के पी लेस देन के सी। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास क्या है, 100% करेक्ट। तो जब भी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल से प्रोसीड करेगा तो हमेशा के पी लेस देन के सी होगा। जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स में कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, के पी ग्रेटर देन के सी होगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में जो है अब आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर गलती हो गई है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो है आपने ख्याल करना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो मिस्टेक नहीं करेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, किस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। कौन कौन से कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक आपके पास अल्कीन दी हुई है, अल्काइन दी हुई है, अल्केन दी हुई है और अल्काइन दी हुई है। आपको पता हो, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि अल्काइन जो है मेरा बच्चा वो एसिडिक होती हैं, अल्काइन ज्यादा एसिडिक होती हैं अल्कीन से, और अल्कीन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होती हैं किसके मुकाबले में, अल्केन के मुकाबले में। एसिडिटी ऑर्डर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा होप सो। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है देखते हैं, टू पेंटीन के अंदर क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि एसिडिटी ऑर्डर जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस में होगा, अल्काइन में होगा। किस कंपाउंड में जो है एसिडिक हाइड्रोजन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी, अल्काइन के अंदर होगी। तो आप डायरेक्टली जो है अल्काइन के ऊपर जाएं, आप अल्कीन को क्रॉस करें, इस अल्कीन को भी क्रॉस करें, अल्केन को क्रॉस करें, अब आपके पास दो अल्काइन आ गई है, एक टू पेंटाइन आ गई है और एक वन पेंटाइन आ गई है। टू पेंटाइन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन, पेंटाइन का मतलब है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5, सबसे पहले 5 कार्बन लगा दें। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है मेरा बच्चा ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर टू के ऊपर, तो ये मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बॉन्ड कंप्लीट कर दे। इस कार्बन के साथ CH3 है, इसके साथ CH2 है और इसके साथ क्या है, CH3 है। यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, जब हाइड्रोजन ही कोई नहीं है तो एसिडिक कैसे होगा। यहाँ पे जो है इस कंपाउंड के अंदर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। अगर वन पेंटाइन की बात करें तो सबसे पहले 5 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3 4 5। इसका इसमें क्या है आपके पास, कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो क्या है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएं कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ये बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। आगे इधर जो है CH2 आप लगाएं, इधर CH2 लगाएं, इधर क्या लगाएंगे आप, CH3। अच्छा, इस कंपाउंड में आप देखें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास क्या है, sp है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है मेरा बच्चा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपके पास, एसिडिक है। टर्मिनल अल्काइन आपने पढ़ा होगा कि टर्मिनल अल्काइन जो है, टर्मिनल हाइड्रोजन जो है जो कि टर्मिनल अल्काइन के अंदर पाया जाता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे तो देखें इंटरनल अल्काइन अगर आपके पास होगी तो आपके पास कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, जब हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा तो कंपाउंड एसिडिक कैसे होगा। तो ये इंटरनल अल्काइन है और ये क्या है आपके पास, ये इंटरनल अल्काइन है आपके पास मेरा बच्चा। ये कौन सी है आपके पास, टर्मिनल अल्काइन है। तो टर्मिनल अल्काइन में जो है आपने याद रखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा होता है टर्मिनल अल्काइन के अंदर। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, डिटेल जो है अगर आपने देखनी है तो एक वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी अल्काइन के हवाले से चैनल के ऊपर, वहां पे आप जाके विजिट करें। डिटेल से जो है हमने अल्काइन के हवाले से नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस किया हुआ है, इसके रिएक्शंस को भी डिस्कस किया हुआ है और इसकी रिएक्टिविटी को भी जो है डिस्कस किया गया है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है किस पे प्रेजेंट है, वन पेंटाइन के अंदर। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, बेंजीन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय, अगर बेंजीन को आपने ऑक्सीडाइज करना है तो आप किससे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, KMnO4 से, पोटाशियम परमैंगनेट से, पोटाशियम डाइक्रोमेट से, वैनेडियम पेंटॉक्साइड से, या ऑल ऑफ दीज। अब मोस्टली जो है क्या लगाया होगा, ऑल ऑफ दीज, जो कि गलत है। क्यों गलत है, बेंजीन मेरा बच्चा एक स्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक है।
कंजुगेटेड है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, प्लेनर है। ये चार रीजन होती हैं किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने की। ये चारों कंडीशन जो है बेंजीन के ऊपर पूरा उतरती हैं, इसलिए बेंजीन आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और ये स्टेबल कंपाउंड है। ये स्टेबल है इसलिए KMnO4 इससे कुछ नहीं कर सकता, पोटाशियम डाइक्रोमेट इसका कुछ नहीं कर सकता। कौन सी चीज इसको खराब कर सकती है, कौन सी चीज इसको बिगाड़ सकती है, क्या कर सकती है? वैनाडियम पेंटाऑक्साइड। तो बेंजीन का रिएक्शन वैनाडियम पेंटाऑक्साइड से करें, फिर हाइड्रेशन करें, तो मैलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास होती है। FSC का रिएक्शन FSC में भी अवेलेबल है, आप नेट पे डालेंगे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बेंजीन जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, किसकी मदद से? वैनाडियम पेंटाऑक्साइड की मदद से। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन। कि नीचे दिए गए जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे क्रिस्टलाइन है, एक्सेप्ट कोई एक ऐसा होगा जो कि क्रिस्टलाइन नहीं होगा। शायद वो अमॉर्फस हो या कुछ और हो, क्रिस्टलाइन नहीं होगा। आइस जो है मेरा बच्चा, आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, आप फ्रिज में रखते हैं, खूबसूरत से जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं। डायमंड के भी जो है क्रिस्टल्स होते हैं। सुक्रोज, चीनी, चीनी के भी जो है छोटे छोटे से जो दाने होते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल्स नुमा होते हैं। प्रॉपर एक शेप होती है क्रिस्टल्स की। प्लास्टिक जो है ये तो क्रिस्टलाइन नहीं होता। प्लास्टिक तो आपके पास अमोर्फस होता है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन अगर देखा जाए, ये तीनों आपके पास क्रिस्टलाइन है, ये आपके पास क्या है? अमोर्फस है। तो राइट ऑप्शन जो है उसमें पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइन नहीं है, तो प्लास्टिक जो है वो क्रिस्टलाइन आपके पास नहीं है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा मेरा बच्चा? डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है वो। कि कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स जो होते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके पास, इनके क्या होते हैं? मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नन ऑफ दिस। तो मेरा बच्चा कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके पास, इनके क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके हाई होते हैं, किन के मुकाबले में? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के मुकाबले। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं, और उससे ज्यादा किसके होते हैं? कोवलेंट क्रिस्टल से। और कोवलेंट क्रिस्टल से ज्यादा किसके होंगे? आयोनिक कंपाउंड्स के। आयोनिक क्रिस्टल्स के जो है तो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर जो है आपने याद रख लें। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है कौन सी? ये जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास क्या है? करेक्ट है। चलें आगे मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, ये MCQs भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये MCQs। आप किसी भी एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर। कि गन पाउडर जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल, सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल, फास्फोरस, सोडियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल, सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर पाउडर चारकोल। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है आपके पास? ए जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। गन पाउडर जो है उसमें पोटाशियम नाइट्रेट भी इंक्लूड करते हैं, पाउडर चारकोल भी इंक्लूड करते हैं, और सल्फर जो है वो भी आप इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। जैसे माचिस की तीली जो होती है ना आपके पास, उसके अंदर भी जो है आपके पास सल्फर कंपाउंड जो होता है वो सल्फर ही होता है आपके पास। तो जलने के लिए या गन पाउडर जो है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? याद रखने इसको, पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल और सल्फर जो है ये आपके पास किस में होता है? गन पाउडर की जो कंपोजिशन है उसमें ही होता है। इसको जो है अब आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास डायामीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ। कि एटम का जो डायामीटर है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो मेरा बच्चे एटम का डायामीटर जो है कितना होता है? 0.2 नैनोमीटर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो अगर ये आ जाए ये भी ठीक है, ये आ जाए ये भी ठीक है, दोनों ठीक है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। जो आसान चीज होगी उसको मैं स्किप करूंगा जल्दी जल्दी, यहाँ कोई कंसेप्ट आएगा उसको जो है मैं डिटेल से कोशिश करूंगा समझाने की। चलें, नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो है, कितना आसान क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो है कैल्शियम की परसेंटेज जो है वो आपने बतानी है कि कैल्शियम की परसेंटेज जो है वो कितनी होगी। तो बच्चा सीधा सा आप फार्मूला लगाएं। ये फार्मूला जो है, देखिए सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन जो है 16, 16 टाइम्स 3 तो 48। इसको जमा करें मेरा बच्चा कितना हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना है? 100 ग्राम पर मोल। आपने परसेंटेज निकालनी है इस कंपाउंड के अंदर, किसकी परसेंटेज निकालनी है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की परसेंटेज अगर आपने निकालनी है कैसे निकालेंगे? मैस ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैल्शियम जो है यहाँ पे इसका मैस कितना है, 40 है। मॉलिक्यूलर मैस जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरा बच्चा 100 से कट जाएगा। कितनी परसेंटेज आएगी आपके पास, 40%। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। बिल्कुल इसी तरह वो यूरिया भी दे सकता है यहाँ पे कि यूरिया के अंदर जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें। तो यूरिया का फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए। यूरिया का फार्मूला जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी NH2 और यहाँ पे भी NH2। यूरिया वो देगा, फार्मूला आपको नहीं देगा। तो आपने याद रखना यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फार्मूले के तहत, इसी रूल के तहत। अमोनियम फास्फेट के अंदर कितनी है, कोई भी कंपाउंड जो आपको दे तो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद जो है आप ये तरीका लगाएं और किसी भी एलिमेंट की जो है आप परसेंटेज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। ग्रेफाइट मेरा बच्चा मैक्रो मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन जो है ये अमाइनो एसिड से बना होता है। राउंड अबाउट जो है 574 अमाइनो एसिड से जो है ये बना होता है। ये भी आपके पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। डायमंड भी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। माल्टोज आपके पास मेरा बच्चा मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो माइक्रो मॉलिक्यूल है। माल्टोज बनता किससे है, दो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिलाओ तो मेरा बच्चा क्या चीज बन जाएगी आपके पास, माल्टोज आपके पास बन जाएगी। तो माल्टोज तो आपके पास डाइमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। राइट ऑप्शन देखा जाए तो आपके पास क्या है, डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। डी जो है वो आपके पास क्या है मेरा बच्चा, राइट ऑप्शन। चले आगे मूव करते हैं, अगले पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सब्सटेंस मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट। एक सब्सटेंस है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं मेरा बच्चा सॉलिड से किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड के अंदर अगर वो होगा तो रेगुलर अरेंजमेंट होगी उसकी, प्रॉपर जो है ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल जो है एक प्रॉपर ऑर्डर से जो है वो अरेंज होंगे आपके पास सॉलिड के अंदर। और लिक्विड के अंदर जो है ऑर्डरनेस जो है कंपैरेटिवली जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी सॉलिड के मुकाबले में। तो पहला ऑप्शन देखिए, मॉलिक्यूल बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। जब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। देखो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट थे, क्लोज क्लोज थे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थी आपके पास, बहुत ही ज्यादा हाई थी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थी मेरा बच्चा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल चूंकि दूर हो गए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी आपके पास तो काइनेटिक एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल की जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है मेरे बच्चा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। MV², हाफ MV² के ऊपर, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मीन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास गलत लग रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर, बिल्कुल। मॉलिक्यूल जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक ही होंगी। मॉलिक्यूल मूव मूव मोर फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल ऐसा ही है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मेरा बच्चा कमजोर होंगी, कम होंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये इजीली जो है ये मूव कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह जो है ये रोटेट कर सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो कह रहा है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे कौन सा चीज जो है वो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी मेरे बच्चा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो बी जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, द रेक्टिफाइड स्प्रिट इज। रेक्टिफाइड स्प्रिट में जो है 12% अल्कोहल होता है, 90% अल्कोहल होता है, 95% या 85%। तो मेरा बच्चा रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है उसमें आपके पास कितने परसेंट अल्कोहल होता है, 95% जो है उसके अंदर क्या होता है आपके पास, अल्कोहल होता है। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्विकली मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज सुपीरियर टू अदर। कि तीन थ्योरी जो है आपके पास दी हुई है। पहली कौन सी दी हुई है, वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सेकंड कौन सी है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और थर्ड वाली कौन सी है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या नन ऑफ दीज। तो मेरा बच्चा कौन सी थ्योरी जो है वो आपके पास सुपीरियर है, कौन सी थ्योरी सुपीरियर है आपके पास, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों ये आपके पास सुपीरियर है, क्योंकि इस थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, इसने एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, इसने क्या की थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है मेरा बच्चा वो एक्सप्लेन की थी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो है इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन की थी। फॉर एग्जांपल
इसने पहले वीपीटी ने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपके पास, डायामैग्नेटिक है। एमओटी ने आके एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ऑक्सीजन का, वो किसने बताया, किसने आके एक्सप्लेन किया मेरा बच्चा, एमओटी जो है इसने आके एक्सप्लेन किया। एमओटी ने बताया आपको कि BH2 जो है, बोरोन हाइड्राइड जो है आपके पास, क्यों लीनियर है। ये भी किसने बताया था, एमओटी ने बताया था। एमओटी ने ये बताया था कि नाइट्रोजन जो है आपके पास क्या है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक बिहेवियर जो है नाइट्रोजन का किसने एक्सप्लेन किया, एमओटी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। एमओटी थ्योरी ने ही जो बताया, बोरोन ट्राईहाइड्राइड जो है, BH3 जो है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर है। और एमओटी थ्योरी ने ही जो है क्या बताया आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है मॉलिक्यूल की, उसके बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन दी। तो इन सब थ्योरीज में जो सुपीरियर थ्योरी आपके पास आती है मेरा बच्चा, वो कौन सी आती है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है आपके पास, अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच, पीएच आपके पास दी है 0, इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो मेरा बच्चा पीएच निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, ये किसका फार्मूला है आपके पास, पीएच निकालने का। आपने क्या निकालना है, आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। वो किसके इक्वल होगी, एंटी लॉग पीएच। एंटी लॉग ले लें आप किसका, पीएच का जो है आप एंटी लॉग ले लें, तो आप किसका आपके पास क्या जाएगा, आपके पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, इजी सी जो है, पीएच आपके पास गिवन है, पीएच कितनी है आपके पास, 0 है। तो 0 का जो है आप एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, द यूज ऑफ एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, कि ऑटोमोबाइल के रेडिएटर के अंदर जो है आप एंटी फ्रीज जो है वो यूज करते हैं, कंपाउंड यूज करते हैं, टेट्रामिथाइल लेड और टेट्राइथाइल लेड जो है आप यूज करते हैं। तो वो कह रहा है कि किस चीज की एप्लीकेशन में आता है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो मेरा बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी एप्लीकेशन में आपने पढ़ा है कि आप जो एंटी फ्रीज सब्सटेंस डालते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर, कौन से, आप टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड जो है वो आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एज एंटी फ्रीज कंपाउंड जो है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, किसकी एप्लीकेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। किस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है आपके पास रिएक्टेंट की मेरा बच्चा, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट के। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपको पता हो, हीट जो है वो क्या होती है, वो रिलीज होती है। हीट क्यों रिलीज होती है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो क्या होती है आपके पास, ज्यादा होती है, किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट के मुकाबले में। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखें, तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये क्या है आपके पास मेरा बच्चा, प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मदद से भी जो है आप एनर्जी देख सकते हैं। प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो आप देखें, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है आपके पास, कम है। वाई एक्सिस पे जो है आपने एनर्जी ली हुई है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। पूछा गया कि किस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपके पास, ये वाला ग्राफ आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है मेरा बच्चा वो क्या होती है आपके पास, हाई होती है। ये कौन सा चार्ट है, किसका चार्ट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ये किसका, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके पास शो हो रहा है, रेगुलर क्वाइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इट्स। रेगुलर क्वाइलिंग करते हैं, जिगजैगिंग करते हैं पॉलीपेप्टाइड की, ये किस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मेरा बच्चा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है रेगुलर क्वाइलिंग और जिगजैगिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कैसे बनता है, अमाइड ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप जो है, एक अमाइनो एसिड का अमाइड ग्रुप, अब अमाइड की नाइट्रोजन और दूसरे
अमाइनो एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, वो आपके पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बनती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है कि रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग जो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, वो बच्चा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपको सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाजमी एक आता है, आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से देखना है, इवन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एसीटोन कैन बी डिफरेंशिएट बाय। एसीटोन को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसीटोन मेरा बच्चा क्या है, आपके पास कीटोन है। मीन्स आसान अल्फाज में वो कीटोन का डिटेक्शन टेस्ट जो है वो आपसे पूछ रहे हैं। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फैलिंग सोल्यूशन, एक्वस ब्रोमीन। तो मेरा बच्चा किस टेस्ट के थ्रू जो है आप क्विकली जो है एसीटोन को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप जो है अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, इस रिएक्शन को मेरा बच्चा आपने पढ़ा होगा हेलो फार्म रिएक्शन। हेलो फार्म रिएक्शन की मदद से या आयोडीन यूज कर रहे हैं या आयोडो फार्म रिएक्शन है। आयोडो फार्म रिएक्शन की मदद से जो है आप एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने बताया था जब आपको समझाया था लास्ट अल्कीन अल्काइन के क्विज में भी, और इवन अल्डिहाइड कीटोन के क्विज में जो है मैंने आपको समझाया था। हेलो फार्म रिएक्शन जो है वो कंपाउंड देंगे जिसमें मिथाइल मिथाइल कीटोन जो है वो आपके पास हेलो फार्म रिएक्शन देती हैं। इसमें आप करते क्या है, हेलो फार्म रिएक्शन में आप आयोडीन देखें, एसीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अल्कलाइन एक्वस, आप आयोडीन ऐड करेंगे और अल्कलाइन मीन आप अल्कली भी ऐड करेंगे, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर ऐड कर दे, तो मेरा बच्चा क्या चीज़ की फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपके पास जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को मेरा बच्चा क्या कहते हैं, आयोडो फार्म कहते हैं। और इसका कलर जो है वो क्या होगा, इसके येलो प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी, येलो प्रेसिपिटेट जो है इस कंपाउंड के बनेंगे। तो एसीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय किस टेस्ट के थ्रू, हेलो फार्म या एडो फार्म टेस्ट की मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, मैंने बड़ी ट्रिक आपको बताई थी कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है क्यों आपके पास हेलो फार्म रिएक्शन देता है, प्रोपेनॉल क्यों नहीं दे सकता, तो हमने डिटेल से पढ़ा था। आप जो है वीडियो देखेंगे जाके वहां पे, तो हमने ट्रिक भी समझी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट। बेंजीन जो है आपके पास गुड सॉल्वेंट है किसके लिए, फैट्स के लिए, रेजन्स के लिए, आयोडीन के लिए या आल। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आल है, क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है आपके पास एक गुड सॉल्वेंट है किसके लिए, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। बेंजीन याद रखें, बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट, बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो बेंजीन है आपके पास वो क्या है, एक गुड सॉल्वेंट। इसमें एबिल क्यों, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है मेरा बच्चा डिसॉल्व करने की ऐसे कंपाउंड को जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या जिनकी सोलुबिलिटी जो है वो बेंजीन से मैच करती है। लाइक जो है फैट्स भी जो है बेंजीन के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। फैट्स नॉन पोलर कंपाउंड है, रेजन नॉन पोलर कंपाउंड है, वैक्सीज जो है वो भी आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, ऑयल जो है वो भी आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, पेंट जो है वो भी आपके पास क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ये सारे नॉन पोलर कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व होंगे। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो है जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो क्या आएगा आपके पास, आ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। फ्रूट जूसेस एंड फिजी ड्रिंक्स सच एज लिमोनेड आर ऑफन सोल्ड इन एल्यूमिनियम कैंस। आप देखें जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जाके, कुछ ड्रिंक पीते हैं जाके मार्केट से जाके, तो अक्सर जो है पेप्सी की ले लें, सेवन अप की ले लें, कोका कोला की ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें, आपको बाजू का जो कैन में जो है वो मिलती है। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एल्यूमिनियम इज सुइटेबल मेटल, कि आप जो है ये जो कैन जो बना होता है आपके पास ये एल्यूमिनियम मेटल का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड, एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जा सकता है। एल्यूमिनियम हैज लो डेंसिटी, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन बाय ऑर्गेनिक एसिड। देखिए रिसाइकल तो काफी सारे कंपाउंड को किया जा सकता है, हम एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं, ये कंडीशन गलत है। एल्युमिनियम की लो डेंसिटी है, बाकी भी काफी सारे कंपाउंड जिनकी लो डेंसिटी है, एल्युमिनियम के अलावा बाकी एलिमेंट भी हैं, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, जो कि अबंडेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो रीजन जो है, जो एग्जैक्ट रीजन है क्यों एल्युमिनियम को यूज किया जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से।
इसकी कुरैयन नहीं हो पाती, इसीलिए जो है आप इसको जो है, जो कैन होती है, जो बोतल डालते हैं आप एल्युमिनियम की कैन के अंदर डाल दें। अच्छा, एक और मुझे एक सवाल याद आ गया एल्युमिनियम से। अक्सर वायवे में जो है ना, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जहाज जो है, एरोप्लेन की विंग्स जो हैं वो किस एलिमेंट से बनी होती है। एरोप्लेन की जो विंग्स हैं, जहाज के जो पर होते हैं, वो किस एलिमेंट से बने होते हैं, किस मेटल से बने होते हैं। मेरे बच्चे एल्युमिनियम से बने होते हैं। फिर वो पूछता है क्यों एल्युमिनियम ही यूज करते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम जो है आपके पास, मेरा बच्चा, क्यों यूज करते हैं एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक लाइट वेट एलिमेंट है, एक हल्का सा एलिमेंट है, हल्का सा मेटल है। इसका वेट जो है बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसी यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेंसिटी इसकी कम है, वेट इसका कम होता है। इसीलिए जो है एरोप्लेन के विंग्स जो हैं वो एल्युमिनियम से बने होते हैं। इसको आपने याद रखना है, वायवी में जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो है मूव करते हैं। ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फैलिंग सोल्यूशन, कि आप एल्डिहाइड को हीट कर रहे हो फैलिंग सोल्यूशन के साथ, वी गेट अ प्रेसिपिटेट हुज कलर इज पिंक, येलो, ब्राउन या ब्रिक रेड। तो मेरा बच्चा ब्रिक रेड जो है उनका कलर होता है। आपको एक रिएक्शन जो है वो याद रखना है, जब भी आप एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो कराएंगे क्यूप्रेस के ऊपर हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेन कंपाउंड जो बनेगा आपके पास वो ये है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये आपके पास बनेगा। इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं मेरा बच्चा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वो इसके होते हैं। साथ आपके पास क्या बनता है, आपके पास साल्ट बनता है, RCOONA। और साथ आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, आपके पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि जब भी आप एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो आपके पास एक प्रेसिपिटेट बनते हैं जिनका कलर क्या होता है, ब्रिक रेड। और ब्रिक रेड किसके प्रेसिपिटेट होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the maximum number of an electron in an orbital with magnetic quantum number is 3? एम की वैल्यू उसने बता दी है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एल की वैल्यू होती है वही एम की वैल्यू होती है आपके पास। और एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 3 है आपके पास। 3 अगर आपके पास है तो एल भी आपके पास 3 है। मींस जो है ये किसकी बात कर रहा है, ये डी ऑर्बिटल की जो है ये बात कर रहा है। सवाल आपने गौर से पढ़ना है। उसने सवाल किया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मेरा बच्चे, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। An orbital can accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन, लाइक पी डी एक्स वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी एक्स वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी वाई जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये ऑर्बिटल है आपके पास। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा डी के जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके पास। डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जी स्केयर, ये 5 होते हैं। और एक ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 10 आएंगे। लेकिन उसने पूछा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, डी है। सवाल को जो है गौर से समझना है आपने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किस एलिमेंट की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। बोरोन, बोरोन जो है मेरा बच्चा एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी अगर लिखें 1s2 2s2 2p1, एक ही इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर। कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाइट्रोजन की लिखें 1s2 2s2 2p3। और आपके पास ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं 1s2 2s2 2p4। तो किसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी आपके पास। देखें इलेक्ट्रॉन जो है किससे निकालना मुश्किल होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद किससे निकालना मुश्किल होता है, फिर हाफ फील्ड से। हाफ फील्ड का क्या मतलब है, देखो पी में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6 आ सकते हैं। 6 का हाफ कितना होता है, 3। अगर किसी ऑर्बिटल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो वो क्या होगा आपके पास, स्टेबल होगा, हाफ फील्ड होगा। वो हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड से बाद आता है पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है।
लाइक डी पी के अंदर जो है अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आए, दो आए, चार आए, पांच आए, ये क्या होंगे आपके पास? पार्शियली फिल्ड की कैटेगरी में आए। हाफ फील्ड का मतलब है एग्जैक्टली हाफ। कंप्लीटली फील्ड जैसे पी की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली फील्ड कितने आएंगे? 6 आएंगे। हाफ फील्ड कितने आएंगे आपके पास? 3 आएंगे। पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कंप्लीटली फील्ड है। 3 आए तो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे ये पार्शियली फील्ड है, ये भी पार्शियली फील्ड है, ये भी पार्शियली फील्ड है, ये आपके पास क्या है? ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसीलिए जो है नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा आपके लिए। तो राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो आपके पास क्या आएगा? वो सी आएगा। चले, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? इनमें से कौन सा कंपाउंड पोलर है? कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास मेरा बच्चा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा। ये वाला जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये इसको कैंसिल करेगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है इस कंपाउंड का वो क्या है आपके पास? 0 है। CO2 ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा ना उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा 0 होगा। ये भी सिमेट्रिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपके पास मेरा बच्चा सिमेट्रिकल कंपाउंड है। BF3 ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो पोलर है। सब के सब कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट 0 है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा? नन ऑफ दीज। FPSC में ख्याल करना है कि नन ऑफ दीज जो है ना वो अक्सर जो है आपको दे रहा होता है पेपर के अंदर। तो गलती जो है आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, आपने गलती यहाँ पे नहीं करनी मेरा बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इन कनेक्शन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिहाज से जो है, केसी के लिहाज से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? केसी इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। केसी केसी जो है वो कांस्टेंट होगा एक खास टेम्परेचर के ऊपर। केसी इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। केसी इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बट नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चा सारी स्टेटमेंट जो है ये आपके पास ठीक है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा? डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपके पास मेरा बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी के यूनिट जो है वो आपने बताने हैं। मोलैलिटी क्या होती है मेरा बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सोलवेंट या मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो अगर आपने इसका यूनिट निकालना है तो यूनिट कैसे निकालेंगे? मोल्स जो है वो एज इट इज रहेंगे मोल, और किलोग्राम जो है वो नीचे आएगा। माइनस को किलोग्राम में लिया, किलोग्राम को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो मोल पर किलोग्राम जो है वो आपके पास यूनिट आएगा। तो ये है यूनिट नहीं, ये आपके पास किसका यूनिट है मेरा बच्चा? ये मोलैरिटी का यूनिट है। ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। ये भी गलत है, देखो यहाँ पे इनवर्स नहीं लिखा हुआ, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे ठीक है। अक्सर जो है नन ऑफ दीज, मैं बता रहा हूँ बार बार कि FPSC में नन ऑफ दीज के क्वेश्चन जो है बाहर आते हैं, तो आपने जो है बड़ा केयरफुल होना है। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर किलोग्राम जो है वो किसका यूनिट है मेरा बच्चा? मोलैलिटी का यूनिट है। यहाँ पे जो है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दिस। तो आंखें कान खोल के जो है क्वेश्चन करना, जल्दी नहीं मिचानी, आराम से जो है करना है। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के यूनिट आपने निकाल इज सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन। किस, अच्छा, रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं मेरा बच्चा? रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है ये किसके यूनिट है आपके पास? रेट कांस्टेंट के यूनिट है। और किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट जो है एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट के इक्वल होते हैं? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो मेरे बच्चे में एक आपको बेसिक सा फार्मूला सिखा रहा हूँ, आपने ये फार्मूला लगाना है। और आप जो है किसी भी रिएक्शन का जो है, आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन इंटू 1 - n/पर सेकेंड। ये फार्मूला जो है आपने यूज करना है हमेशा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए। देखो कंसंट्रेशन जो है उसका यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी जैसे है कंसंट्रेशन मोलैरिटी, तो उसका यूनिट क्या होगा? मोल इंटू डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब ये कंसंट्रेशन जैसे मोलैरिटी का यूनिट होता है, इंटू 1 - n/पर सेकेंड। अच्छा, अब मेरे पास जो है अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन जो एन क्या है यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है एन क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर एन की वैल्यू जो है इस फार्मूले में बच्चा मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब
पर डीएम क्यूब इंटू 1 - 0 इंटू पर सेकेंड। 1 - 0 मेरे बच्चा 1 ही रहता है, तो यूनिट क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है वो आपके पास यूनिट आ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है मेरा बच्चा, वो एग्जैक्टली जो है इक्वल होता है किसके? रेट कांस्टेंट के यूनिट के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालना है तो मेरा बच्चा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? एन की वैल्यू जो है 1 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू अगर इस फार्मूले में मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 - 1 मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो है उसका यूनिट क्या था? मोल इंटू डीएम क्यूब, मोल इंटू पर डीएम क्यूब। 1 - 1 क्या हो गया? 0 इंटू पर सेकेंड। अच्छा, किसी भी चीज की पावर 0 तो मतलब क्या होता है? 1 इंटू पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेरा बच्चा यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। अगर आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड होगा। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? मोल इंटू डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ऐसे ही आप सेकंड का भी निकाल सकते हैं, थर्ड का भी निकाल सकते हैं, फोर्थ का भी निकाल सकते हैं, 50 का भी निकाल सकते हैं, जिसका दिल करना है आप निकाल सकते हैं इस बेसिक फार्मूले की मदद से। कंसंट्रेशन 1 - n इंटू पर सेकेंड, ये फार्मूला आप लगाएं, आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल। देखो 3 जो है वो तो बता रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है शेल के बारे में बता रहा है कि शेल जो है वो तो इसका 3 है। एन की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3। एन और एल बता रहा है, एल क्या आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा n - 1। तो एन एल इज इक्वल टू एल, एन की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 - 1, तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी आपके पास। आपको पता है एल की वैल्यू अगर आपके पास मेरा बच्चा 0 हो तो कौन सा शेल होता है आपके पास? कौन सा सब शेल होता है आपके पास? एस सब शेल होता है। एल की वैल्यू जो है अगर आपके पास 1 हो तो कौन सा सब शेल होता है? पी सब शेल होता है आपके पास। एल की वैल्यू 1 तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 तो कौन सा सब शेल होता है? एफ सब शेल होता है। तो यहाँ पे देखना है आपने, पी आया हुआ है तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और एन की वैल्यू क्या होगी? 3। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1। तो मेरा बच्चा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी जो है वो आपके पास ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा बच्चा वो सबसे ज्यादा होगा? 5.85% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के, या 18% ग्लूकोज सोल्यूशन के, 6% यूरिया सोल्यूशन के, या ऑल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट? मेरा बच्चा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो आपके पास ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा तो ये दो आयन जो है वो देगा, सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। ये आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज नहीं होगा। इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूट आयन जो बनेंगे वो ज्यादा है, इसीलिए इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स ओड। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो आपको ओड लगता है? ओड लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटाशियम क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड मेरा बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो 3 जो है उसने ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया। अब यही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो ओड आपने बताना था। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपके पास क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो इंशाल्लाह 5 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। FPSC लेक्चर आर केमिस्ट्री का 25 टेस्ट जो है उसमें लिए जाएंगे। उसमें जो है आपको प्रॉपरली जो है वो टीच किया जाएगा। बीएड जो है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर, हर क्विज से पहले उसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो टेस्ट में शामिल होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। स्टडी मटेरियल, बीएड का अथेंटिक स्टडी मटेरियल वो भी आपको दिया जाएगा। वीडियो भी, मटेरियल भी। सिमिलरली इंग्लिश की वीडियो भी, मटेरियल भी। और सिमिलरली केमिस्ट्री के नोट्स और केमिस्ट्री के 1 पेजर नोट्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है आपको फायदा होगा। 5 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सेशन की फीस जो है वो 5000 है। आप उस फी को जो है वो सबमिट करें और आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 1 पेंटीन 4 आइन ऑन द कार्बन एक्सिबिट हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि 1 पेंटीन 4 आइन का। देखिए पेंट बता रहा है कि 5 कार्बन है, तो सबसे पहले मैं 5 कार्बन ड्रा करूंगा। 1 2 3 4 5।
5 कार्बन मैंने ड्रा कर लिए। कार्बन नंबर 1 के ऊपर वो कह रहा है कि पेंटीन है, पेंट है, मतलब डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। 4 के ऊपर जो है बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब मैंने जो है बॉन्ड पूरे करने हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालनी है। ट्रिक जो है, बेस्ट ट्रिक जो है वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैंने डिटेल से बताया था आपको जो है किस तरह आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी भी एटम की। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरा बच्चा क्या है, यहाँ पे sp2 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है आपके पास sp है। अच्छा, मैं आपको जो एक लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का जिसमें जो है मैंने हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो है वो बताई है, उसको आपने लाजमी देख लेना अगर आपको समझ नहीं आती है। मैं डिटेल यहाँ पे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा ठीक होगा मेरा बच्चा, आपके पास ये ऑप्शन जो है ये ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp भी है, sp2 भी है, और sp3 भी है। सब हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके अंदर इंक्लूड है। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। टिक जो है मैंने बताई थी, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन है, किसी भी एलिमेंट की जो है हाइब्रिडाइजेशन आप क्विकली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सल्फोनेटेड इजीली। अगर आपने सल्फोनेशन करनी है मेरा बच्चा किसी भी कंपाउंड की, आप इजीली कब कर सकते हैं, जब उस कंपाउंड के ऊपर जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे, या मींस जब आपकी बेंजीन जो है वो एक्टिवेटेड होगी। बेंजीन जब आपकी एक्टिवेटेड होगी तो सल्फोनेशन जो है ना दौड़ के होती है आपके पास। तो आपने देखना है सबसे पहले कि किस कंपाउंड के अंदर, किस ऑप्शन के अंदर बेंजीन आपकी एक्टिवेटेड है। क्लोरोबेंजीन जो है मेरा बच्चा, हेलोजन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों होता है ये एक्सेप्शनल करैक्टर, बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, पीपीएससी के अंदर। क्लोरोबेंजीन जो है, ये क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखना है। एनिसोल जो है, एनिसोल किसको कहते हैं बच्चा, मिथॉक्सी बेंजीन को। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है एनिसोल। नाइट्रोबेंजीन जो है ये क्या है आपके पास, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन जो है ये भी आपके पास, ये तो सिंपल बेंजीन है। तो आपने देखना है सल्फोनेशन उस कंपाउंड की जल्दी होगी, क्विकली होगी, जिसके ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा मेरे पास, क्विकली जो है मेरे पास सल्फोनेशन जो है वो हो जाएगी। अब वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो सल्फोनेशन ऑर्थो पे भी होगी मेरा बच्चा, और किस पे होगी, सल्फोनेशन जो है वो पैरा पे भी होगी। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग की ग्रुप ट्रिक्स भी जो है वो मैंने प्रोवाइड की है चैनल के ऊपर। आप जाके विजिट करना, पीपीएससी के लेक्चर्स में जो है वो मैंने डिटेल से बताया है आप किस तरह क्विकली जो है बताएंगे कि ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है क्विकली, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं। आप हर कंपाउंड्स को, हर ग्रुप को याद नहीं कर सकते कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी, आपने जो है मजीद वहां से जाके उसको कैंसिल कर लेना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, कौन सा इसमें से जो है फैटी एसिड नहीं है। तो मेरा बच्चा पाल्मिटिक एसिड का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टीरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड। तो फैटी एसिड जो है मेरा बच्चा, फैटी एसिड जो है आपके पास, एसिटिक एसिड फैटी एसिड नहीं है। पाल्मिटिक एसिड जो है ये भी आपके पास फैटी एसिड है। स्टेरिक एसिड जो है ये भी आपके पास फैटी एसिड है। और आपके पास ये जो ऑक्टानोइक एसिड है ये भी आपके पास क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड जो है आप किसको बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बल्कि याद लिख लें आप जो है, वरना आप भूल जाएंगे कि लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड with at least 6 carbon in their hydrocarbon chain। पहली चीज, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मीन एक कार्बोक्सिल ग्रुप इसके अंदर होगा। और इसकी साइड चेन के अंदर जो है कितने कार्बन का होना जरूरी है, एटलीस्ट 6 का। एसिटिक एसिड के अंदर तो जो है मेरा बच्चा 2 ही कार्बन होती हैं, तो ये तो फैटी एसिड नहीं हो सकता ना। ऑक्टेनोइक एसिड के अंदर जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, 8 कार्बन इसके अंदर होती हैं, तो ये जो है फैटी एसिड है। स्टेरिक एसिड जो है मेरा बच्चा, इसके अंदर कितनी कार्बन होती हैं आपके पास, 18 कार्बन होती हैं। पाल्मिटिक एसिड जो है इसके अंदर कितनी कार्बन होती हैं, 16 कार्बन होती हैं। एक और एसिड होता है ओलिक एसिड, इसके अंदर भी मेरा बच्चा कितनी कार्बन होती हैं, 18 कार्बन होती हैं। और ओलिक एसिड के अंदर जो है, अच्छा,
पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड याद रखना है, ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड मीन इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओलिक एसिड जो है आपके पास ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड मीन इसमें जो है एक डबल बॉन्ड होता है, कौन सी कार्बन के दरमियान में, 9 और 10 कार्बन के दरमियान में जो है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है मौजूद होता है। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड स्टीरिक एसिड आपके पास क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। स्ट्रक्चर तो लिख लेंगे ना आप। कैसे लिखेंगे, पाल्मिटिक एसिड का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे एक कार्बोक्स लगाएं और पीछे पीछे क्या करें आप, 15, यहाँ पे कितनी कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे आप क्या करें, CH2 यहाँ पे 14 लगाएं, 14 + 1 15, और यहाँ पे क्या करें CH3। ये किसका स्ट्रक्चर है मेरा बच्चा, पाल्मिटिक एसिड। स्टीरिक एसिड में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 कर देंगे स्टीरिक एसिड का। ओलिविक एसिड में 9 और 10 कार्बन के प्रॉब्लम डबल बॉन्ड लाजमी लगाना है। चलो ये अक्सर आ जाता है, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, इसीलिए जो है मैंने कोशिश की कि जो मैं जो है आपको इन चीज़ों को इधर ही बता दूं। और ये मोनो, अच्छा फैटी एसिड के लिए कंडीशन लाजमी याद रखनी है। क्या कंडीशन बताई थी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसकी चेन के अंदर एटलीस्ट 6 कार्बन का होना जरूरी है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिनाबार, सिनाबार जो है किसकी ओर है, मरकरी की ओर है। फार्मूला क्या होता है सिनाबार की केमिकल कंपोजिशन, HgS, B जो है वो आपके पास करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, काफी लोगों ने इसको गलत भी किया होगा। देखते हैं, इन द कम्प्लेक्स, ये आपके पास जो है कम्प्लेक्स दिखाया गया है क्रोमियम का, यहाँ पे जो है एक लिगेंड लगाया हुआ है। ये लिगेंड कौन सा लिगेंड है आपके पास, ऑक्सलेटो। कौन सा लिगेंड है मेरा बच्चा, ऑक्सलेटो लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है क्रोमियम का इस कम्प्लेक्स के अंदर, कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, 3 है, 4 है या 6 है। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है आपके पास, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि ये जो लिगेंड है आपके पास, ये जो लिगेंड है आपके पास ऑक्सलेटो मेरा बच्चा, ये कौन सा लिगेंड है आपके पास, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्सलेटो का। ये किसका स्ट्रक्चर होता है मेरा बच्चा, ऑक्सलेटो का, ऑक्सलेटो का। तो ऐसे जो है आप इसका स्ट्रक्चर बना लें, ऑक्सलेटो का स्ट्रक्चर। तो 3 अगर ऑक्सलेट जो है मैं ड्रा करूं, तो तीनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाउंड करेंगे। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O और यहाँ पे ये O, ये यहाँ और ये यहाँ। इस क्रोमियम का 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरा बच्चा, 6 है, क्योंकि ऑक्सलेटो जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, याद रखना है आपने। चलो अब गलती नहीं करनी, इसमें पहले लिगेंड देखना है कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, कौन सा है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो डबल कर देना है आपने। 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 3D सीरीज जो है किस पीरियड से स्टार्ट होती है, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से। तो मेरा बच्चा फोर्थ पीरियड से जो है 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये वाली जो सीरीज है जो कि जिंक तक जाती है, ये स्टार्ट होती है फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी दफा ये पूछा जा चुका है मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास, ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ऑर्गेनिक, ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी की वजह से। वो क्या है, टेट्रावेलेंसी है, एग्जिबिट कैटिनेशन, शो आइसोमेरिज्म, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो मेरा बच्चा जो मेन प्रॉपर्टी है कार्बन की वो क्या है, कैटिनेशन है। कैटिनेशन किसे कहते हैं, कि कार्बन कनेक्ट विद कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इन रिंग। कि कार्बन जो है कार्बन के साथ कनेक्ट करती जाती है, लॉन्ग चेन बनाती है और रिंग भी बना सकती है कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट होके। इस प्रॉपर्टी को जो है क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन याद रखना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, डबल बॉन्ड भी बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। तो ये यूनिक बिहेवियर जो है ये सिर्फ कार्बन को ही हासिल है। इस प्रॉपर्टी की वजह से देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन की वजह से। राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो क्या होगा, यहाँ पे बी होगा राइट ऑप्शन। चले नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जलते हैं स्मोकी फ्लेम के साथ, धुआं बहुत ज्यादा आता है सूटी फ्लेम के साथ। एलिफेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। तो मेरा बच्चा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है मेरा बच्चा वो ज्यादा होती है, C6H6।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है किसके मुकाबले में, एज कम्पेयर टू अल्कीन। अल्केन की एग्जांपल लूँ, अल्केन से बहुत ज्यादा है इसमें। अल्केन में कितनी होती है, C4 C6। अगर से हेक्सेन की मैं बात करूँ, H14। तो यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन की जो रेशियो है आपके पास क्या है, कम है। कार्बन की कम है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एक जैसी रेशियो है। तो ये जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड को, बेंजीन को, टोल्वीन को, फिनोल को, इन कंपाउंड को जब भी आप जलाते हैं तो ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। तो याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। जिसमें बेंजीन रिंग होता है वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, लेट्स सपोज डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है मेरा बच्चा, एक बॉन्ड होता है आपके पास सिग्मा, ये बॉन्ड जो है आपके पास सिग्मा है। सिग्मा कैसे बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग से। दूसरा बॉन्ड हमेशा हमेशा पाई होगा, दूसरा भी पाई होगा, तीसरा भी पाई होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा वन पाई। राइट ऑप्शन जो है वो सी है। ये तो हलवा था आपके पास। अच्छा, लास्ट टाइम पीपीएससी में एक क्वेश्चन आया, मुझे याद आ गया पीपीएससी का। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं मेरा बच्चा, पहला बॉन्ड सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई। तो अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन, अगर ये देखें आप, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान में एक सिग्मा है और दो पाई हैं आपके पास। तो वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं बड़े ही इजी। इसमें जो है आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, किस कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। प्रोपीन की अगर बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर तो मेरा बच्चा ये सिग्मा भी है और ये बॉन्ड क्या है, पाई भी है। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होने चाहिए। ब्यूटानल एल्डिहाइड है, चार कार्बन है, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर पूरा लिखें ब्यूटानल का। CH2 यहाँ पे देखें, एक सिग्मा है और एक क्या है आपके पास, ये सिग्मा है तो ये क्या है आपके पास, पाई है। ब्यूटानोइक एसिड, चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे भी जो है पाई बॉन्ड आपके पास मौजूद है। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथॉक्सी का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इथॉक्सी, OCH2CH3, ये कंपाउंड क्या हो गया, इथॉक्सी। इथॉक्सी के आगे इथेन लगा दें, CH2CH3, ये इथेन आ गया आपके पास। बल्कि आप ऐसे करें, आप कंफ्यूज हो गए। इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर कैसे लिखें, इथॉक्सी का स्ट्रक्चर लिख लें, CH2CH3CH2O, ये इथॉक्सी आ गया। आगे इथेन ड्रा करनी है तो इथेन को इसके साथ जोड़ दें, CH2CH3। ये इथॉक्सी है, ये इथेन। इसमें देखें सारे बॉन्ड सिग्मा है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास ये ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर, परेशान नहीं होना, मेहनत जारी रखनी है, सीखने है आपने जितना आप सीख सकते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा बच्चा किसने बनाया था, वूलर ने बनाया था। किसको कैसे बनाया था, अमोनियम साइनेट को हीट किया था। अमोनियम साइनेट को हीट करके उसने एक कंपाउंड बनाया था जो कि ऑर्गेनिक था। उस कंपाउंड को कहते हैं यूरिया, और इसका फार्मूला होता है ये आपके पास। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया वूलर ने, वो कौन सा था, यूरिया था। याद रखना है, दो अब तीन MCQs मैंने बता दिए आपको साथ साथ। Crude oil is a blackish colored liquid produced after the decay of organic matter present between। कौन सी रॉक में प्रेजेंट होता है क्रूड ऑयल, इग्नियस इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, माउंटेन्स या अर्थ साइकिल। तो मेरा बच्चा सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान में जो है क्रूड ऑयल जो है वो मौजूद हो प्रोड्यूस होता है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि किस मॉलिक्यूल के अंदर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके पास होंगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन या मीथेन। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, आयोडीन। क्यों आयोडीन के अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होती हैं, दो चीजें हैं। एक तो इसका साइज जो है वो सबसे मैक्सिमम है, साइज इसका सबसे ज्यादा है। सेकंड जो है ये मोस्ट पोलराइजेबल हैलोजन एटम है, मोस्ट पोलराइजेबल हैलोजन एटम है। पोलराइजेबिलिटी जो है इसकी सबसे ज्यादा है, इसका साइज भी ज्यादा है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान में होती है मेरा बच्चा, दो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इसमें, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं। और इसके अंदर वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद होती हैं आयोडीन के अंदर। लेकिन डोमिनेंट जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके अंदर डोमिनेंट होती हैं। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो क्या है, वो सी है। चले नेक्स्ट क्विकली जो है
विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, किन सॉलिड्स को जो है ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है? मेटालिक सॉलिड को, अमोर्फस को, क्रिस्टलाइन को या विर्चुअस को? तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो है वो ट्रू सॉलिड कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो होती है एटम्स की, एक खास अरेंजमेंट जो है वो आपके पास होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या कहता है, ये आप याद कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या हो रही है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे। इंट्रोपी किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को, किसी भी सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस है, उसको इंट्रोपी बोलते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है एनर्जी के साथ नहीं, स्टेट फंक्शन के साथ, केल्विन के साथ नहीं, एंट्रोपी के साथ जो है वो डील करता है। राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो क्या होगा, वो बी होगा, भूलना नहीं है। टेस्ट के अंदर जो है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी स्टडी किया, सेकंड को भी, थर्ड को भी, सारे लॉज जो हैं वो हमने स्टडी किए, तो भूलना नहीं है। क्विज जो है वो मौजूद होगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से इसी चैनल के ऊपर, आप वहां पे विजिट करें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ये बेंजीन है मेरा बच्चा, बेंजीन का रिएक्शन कराओ प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। ये प्रोपाइल क्लोराइड है आपके पास, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन कराना? लेविस एसिड AlCl3 की मौजूदगी में क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेजर प्रोडक्ट मेरे पास बच्चा जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, जिसको कॉमनली जो है क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपके पास क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपने प्रोपाइल बेंजीन लगाया होगा, वो गलत है। क्यों गलत है? मैकेनिज्म जब आप फॉलो करते हैं, क्लोरीन यहाँ से निकलता है, आपके पास क्या बनता है? आपके पास कौन सा कार्बोकटाइन बनता है मेरा बच्चा? प्राइमरी कार्बोकटाइन बनता है। प्राइमरी कार्बोकटाइन लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नतीजे में ये जो कार्बोकटाइन बनेगा मेरे बच्चे, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगी और आपके पास ये वाला कंपाउंड जो है ये बनेगा, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी जो है आपके पास राइट ऑप्शन। मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा, याद रखना है। एन प्रोपाइल बेंजीन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर यही होगा क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, ये लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है। हमने डिटेल से जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया था एरोमेटिक कंपाउंड के क्विज के अंदर, बल्कि सब्स्टिट्यूशन के क्विज के अंदर। अ कैटलिस्ट क्या कर सकता है? कैन स्पीड अप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एट द सेम डिग्री, बिल्कुल ठीक है। लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। बोथ ए एंड बी जो है ये ठीक है आपके पास। कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? अगर ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, इस बैरियर को मेरा बच्चा कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? इस बैरियर को जो है वो कम कर देता है, इस एनर्जी बैरियर को, इस एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो क्या कर देता है? कम कर देता है। फिर रिएक्शन जो है स्पीड अपली जो है जल्दी से हो जाता है आपके पास। मीन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन को जो है वो बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट जो है दोनों ही काम करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी कम कर देता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को भी जो है एट द सेम डिग्री इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है आपके पास द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 16 एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखो के सी जो है वो इक्वल इक्वल होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू उसने दिखाई हुई है, वो 16 है, रिवर्स की बताई हुई है, बैकवर्ड की बताई हुई है वो 4 है। तो 4, 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 आपके पास आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, दिमाग थोड़ा सा खर्च करोगे, ऐसे सवाल आपके पास होते जाएंगे, भाग भाग के होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। 50 एमसीक्यूज में मैंने बताया था कि 50 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके शामिल होंगे इस टेस्ट के अंदर, ये फाइनल क्विज होगा आपका। तो SN1 रिएक्शन वर्क बेस्ट फॉर विच अल्काइल हैलाइड, कि SN1 रिएक्शन जो है किस अल्काइल हैलाइड के लिए जो है बेस्ट होता है? प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए या टर्शियरी के लिए? तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? SN1 रिएक्शन बेस्ट काम करता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए। वजह, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर SN1 रिएक्शन आपको याद हो, SN1 रिएक्शन अगर आपको याद हो, या आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? आपका लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, आपका लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, और आपके पास
किस चीज की फॉर्मेशन होती है आपके पास? कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी के। इसीलिए जो है SN1 और सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके जो है वो अप्रोच करता है, और आपके पास 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। इस रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप है, वन बता रहा है कि सिंगल स्टेप है, क्योंकि रिएक्शन जो है सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इस न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। काफी सारी चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं आपसे, लेकिन जो मेजर चीज है जहाँ पे पूछी गई नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो SN1 के अंदर जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बेहतरीन काम करता है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है, और SN2 के अंदर आपने याद रखना है वो बेस्ट काम करता है जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लें। एवरीवन, आज हमारे एफपीएससी बैच का लास्ट क्विज है, जो कि बिल्कुल आप लोगों का एफपीएससी के पैटर्न पर लिया गया है। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है, जिसमें से 50 एमसीक्यूज आपके केमिस्ट्री पोर्शन से हैं, और बाकी आपके 50 जो है वो इंग्लिश और पेडागोजी के ऑप्शन से हैं, पोर्शन से हैं, सॉरी। तो जी, हमारा इंग्लिश का पहला एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, पिक द करेक्ट सेंटेंस। क्या आपने इसमें ग्रामर यूजेज को यूज करते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हुए बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास है जी सेंटेंसेस, और वेजेस आर पेड एवरी मंथ, और वेजेस इज पेड एवरी मंथ, और वेजेस वाज पेड एवरी मंथ, एंड नन ऑफ दीज। तो आपका राइट ऑप्शन है जी ए ऑप्शन, और वेजेस आर पेड एवरी मंथ। वेजिस आपके पास ऐसा कुछ, हमारे पास नाउन के पोर्शन से लिया गया था आपके पास ये एमसीक्यू। हमारे पास कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि बेसिकली सिंगुलर कंसीडर होते हैं, लेकिन उनके पास उनके साथ एस लग रहा होता है एट द एंड, लगते वो हमें प्लूरल है लेकिन वो होते सिंगुलर है। लेकिन उनके पास जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो आप हमेशा प्लूरल लेते हो। इसमें हमारे पास वेजिस है, एनोल्स हैं, आर्म्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके पास एस या ईज के साथ एंड होते हैं, और इसके बाद जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो वो प्लूरल लगाते हो। तो आपके पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, और वेजेस आर पेड एवरी मंथ। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, पिक द राइट वन। सेम आपने यही वाला काम करना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल, एक तो आपने देखो इसमें कैटल इज है, कैटल आर है, कैटल्स आर है। तो सी वाला तो वैसे ही गलत हो गया, कैटल्स कभी नहीं होता, वर्ड हमारे पास कैटल होता है। अब कैटल वर्ड खुद जो है वो तो है सिंगुलर, लेकिन इसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, बिकॉज कैटल का जो मीनिंग है उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा रेवर्ड जिसमें बहुत ज्यादा मवेशी हो, बहुत सारे जानवर हो। तो खुद लिखा ये सिंगुलर जाता है, लेकिन इसके मीनिंग जो है वो प्लूरल है, तो इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काउंट होती है। सो हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट वन, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये भी आपका नाउन से लिया गया था। Then I pick the correct one. All the boys must open its book. All the boys must open their book. All the boys must open their books. None. तो इसके में आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी ऑप्शन। इसमें क्या कैसे है सी ऑप्शन ठीक है, ऑल द बॉयज मस्ट ओपन देयर बुक्स। कि एक तो आपने जो लगाना है उसकी चीज की जो मलकियत के लिए जो आप वर्ड यूज करोगे वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट रखता हो। ऑल द बॉयज मस्ट ओपन, और बहुत सारे बॉयज हैं तो उनकी देयर बुक्स। और सेकेंडली बहुत सारे बॉयज हैं तो आपके पास जो एट द एंड ऑब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो आप बुक नहीं लिख सकते, बुक्स आएगा। तो ऑल द बॉयज के साथ एक तो देयर आएगा एंड, और लास्ट में जो बुक्स हैं आपके पास वो भी प्लूरल में आएंगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट टेंस। क्या आपने इसमें टेंस की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब कुछ सही से यूज करना है और पहचानना है ये कौन सा टेंस है। तो इट हैड रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर मॉर्निंग, इट हैड बीइंग रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक तो मॉर्निंग के साथ हमारे पास सिंस लगता है, और सेकंड ये हमारे पास कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड के बाद बीन, देन आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, देन सिंस एंड देन मॉर्निंग। उसके बाद है पिक द राइट वन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन,
टाइम एंड टाइड विल वेट्स फॉर नन, और ऑप्शन ही नन ऑफ दीज है। तो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। कि ऐसी आपके पास टर्म जो हो तो अलग अलग हो, प्लूरल, लेकिन वो एक ही मीनिंग कन्वे कर रही हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, एस या ई एस का एडिशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो जो मीनिंग एक ही कन्वे कर रही हो, दोनों एक ही मतलब की हो, एक दूसरे का सिनोनिम दे रही हो, तो उसके लिए साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर एस या ई एस का यूज करेंगे। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। Pick the right one. The teacher as well as students was going to the cinema. The teacher as well as students were going to the cinema. Teacher as well as students were going to the cinema. सॉरी, इसमें वर गोन टू द सिनेमा, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। यहाँ तक एक चीज याद रखनी है, कुछ वर्ड्स हमारे पास थे, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एज वेल एज के बाद हमारे पास दो नाउन यूज होंगे। तो आपने जो पहले वाला आपका सब्जेक्ट होगा, जो पहले वाला नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो टीचर सिंगुलर है, तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एज वेल एज के पहले क्या है, टीचर सिंगुलर, तो हम वॉज लगा देंगे। वॉज के बाद गोइंग टू द सिनेमा आ जाएगा, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, जेरेंट फॉर्म लगती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पिक द राइट वन। 2/3 ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। 2/3 ऑफ द बुक आर इंटरेस्टिंग। 2/3 ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है जी, 2/3 ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, सी ऑप्शन। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई चीज यूज होगी, तो उस फ्रैक्शन के दरमियान में आपने छोटा सा हाइफन लगाना है, और उसके बाद जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमारा सिंगुलर यूज होता है। तो 2/3 ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, सी ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन है। Pick the right sentence. We lost the match unfortunately. Unfortunately we lost the match. We unfortunately lost the match. None of these. तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन। कोई ऐसा वर्ड जो कि पूरे सेंटेंस पे इम्फेसाइज डाल रहा हो, पूरे सेंटेंस को नॉमिनेट कर रहा हो, वो हमेशा हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। बदकिस्मती से हम मैच हार गए, तो अनफॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को एज अ होल डिफाइन कर रहा है, तो हमेशा ऐसे वर्ड को हम स्टार्ट में लगाएंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ही जम्प्ड डैश द बेड। ही जम्प्ड ऑन टू द बेड। हमेशा जब भी बेड पे जंप लगानी हो, तो हमने क्या करना है, ऑन टू द। जब चल के जाना हो ना अंदर, ही वेंट इन टू द रूम, चल के जा रहा है, तब हम इन टू लगाते हैं। जब किसी चीज पे छलांग मार रहे, चलना नहीं पड़ा, खड़े खड़े जंप मार दी है, तो वहां हम ऑन टू लगाते हैं, स्पेशली बेड के लिए। तो प्रॉपर प्रपोजिशन यूज होती है, ही जम्प्ड ऑन टू द बेड, सी ऑप्शन। ही इज डाउन विद। ही इज डाउन विद फीवर, सॉरी मैंने बता ही दिया। तो आप जब भी किसी चीज की वजह से आपकी तबीयत डाउन होगी, किसी रीजन की वजह से, कॉज की वजह से, तो आप वहां पे विद लगाते हो। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ही इज डाउन विद फीवर। पिक द राइट वन। He is such a student as is very intelligent. He is such a student that is very intelligent. He is such a student which is very intelligent, and none of these. तो आपके पास ये कंजंक्शन से लिया गया था। कंजंक्शन में जब भी सच यूज होता है, साथ में उसके एज यूज होता है, तो बिना सोचे समझे आपने ए ऑप्शन लगा देना है। ही इज सच अ स्टूडेंट एज इज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, ही इज सच अ स्टूडेंट दैट इज वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास कंजंक्शंस थी, आपको प्रॉपर नोट्स दिए गए थे, नाइदर नोर, आइदर और, सच एज, और जो आर नो हमारे पास पेयर थे, तो उसके साथ आपने क्या है, सच के साथ हमेशा एज आएगा। पिक द राइट सेंटेंस। ही इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। ही इज स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी। ही इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास क्या आएगा, ही, ए ऑप्शन इज द राइट वन, ही इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो सिंपल है, हमारे पास हमेशा जब भी आपके पास वोवल्स वर्ड आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उनके साथ हम एन लगाते हैं। लेकिन वो वोवल वर्ड जो अपनी प्रॉपर साउंड दे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट यू है, यू की ही साउंड देगा, उसके साथ हम आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते।
तो यूनिवर्सिटी में यू जो है वो यू की ही साउंड आ रही है, इस वजह से आप आ ही लगाओगे इसके साथ, दा नहीं लगाओगे क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड नहीं है। अगर मैं यूनिवर्सिटी का नेम स्पेसिफिक कर दूं तब आप दा लगाते हो। ही स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोई भी स्पेसिफिक कर देती हूँ जब आप दा लगाते हो, अदरवाइज ही स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ। देन है जी हमारे पास आई डिड माई होमवर्क। आपने इसको कन्वर्ट करना है, एक्टिव स्पेसिफाइज दिया गया है आपको। माई होमवर्क हैज डन बाय मी, माई होमवर्क हैड डन बाय मी, माई होमवर्क वॉज डन बाय मी, और नन। तो आपके पास ये क्या है, आपने पहचाना। पहले तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई डिड माई वर्क। तो क्या है इसका रूल कि आपने वॉज यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। तो माई होमवर्क वॉज डन बाय मी, सिंपली सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। So moving towards our next MCQ G, he said honesty is the best policy। इसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने इस सेंटेंस को देखना है। अगर हमारे पास ये आता है फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, तो हम अंदर कोई चेंज नहीं करते टेंस का। यहाँ पे अगर पास्ट में है तो हम चेंज करते हैं। अब यहाँ हमारे पास पास्ट में है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास राइट ऑप्शन है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ए ऑप्शन ही, हमने कोई टेंस चेंज नहीं करना, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई मुहावरा, कोई प्रोवर्ब, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, बेशक यहाँ पे हमारे पास पास्ट टेंस हो, हम उस सिंपल डैट लगा के वही चीज लिख देते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, इस तरह कुछ है, ऑल डेट लीटर्स इज नॉट गोल्ड, तो इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, सिंपली जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ही सेड, शी सेड, डेट, ऑल डेट लीटर्स इज नॉट गोल्ड, सिंपली लिख देंगे, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई मुहावरा, कोई किस तरह की चीज है तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने टेंस चेंज नहीं करना, वॉज या हैड कुछ भी, हमने सिंपल ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ए ऑप्शन। असलम इज शॉर्ट डैश मनी, असलम के पास कमी होगी है पैसों की, तो इसके लिए शॉर्ट के साथ हम लगाते हैं हमेशा ऑफ। असलम इज शॉर्ट ऑफ मनी। बी ऑप्शन इज द राइट वन। सिनोनिम ऑफ आर्टिफाइस, अब आपके सिनोनिम स्टार्ट हो गए हैं जी। आर्टिफाइस हम कहते हैं धोखा देने को, तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट वन, आर्टिफाइस डिसेप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैलिमनी। कैलिमनी हम कहते हैं किस चीज को, कैलिमनी हम कहते हैं किसी गलत चीज को, किसी इवल चीज को। तो हमारे पास यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है फॉल्स, किसी गलत चीज को, किसी धोखा देने वाली चीज को, डिसीजिव चीज को। तो हम बी ऑप्शन इज द राइट वन, फॉल्स। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज सिनोनिम ऑफ फेकंड। सेकंड का आपके दिए हुए ऑप्शन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, इम्पैक्ट और क्लैरिफाई। तो आपके पास राइट ऑप्शन है जी प्रोडक्टिव। हम कहते हैं किसी चीज का प्रोडक्टिव होना, फ्रूटफुल होना, फेकंड। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, प्रोडक्टिव। देन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके पास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में शॉर्ट शेल्टर फॉर अ डॉग, एक जगह जहाँ पे हम डॉगी को रखते हैं स्पेसिफिक, उसके घर को क्या कहते हैं? होम, केनल, रेंटल, होमी। तो उसको हम कहते हैं केनल। स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग स्पेसिफिकली कॉल्ड केनल, बी ऑप्शन। जैसे फिश की जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ मछलियां रहती हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम। और डॉग के घर को क्या कहते हैं? केनल। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, कि छोटे से लोगों का ग्रुप जो कि पूरे मुल्क को कंट्रोल करे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किसी को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बी ऑप्शन, ओलिगार्की। दिस इज द स्पेसिफिक टर्म दैट इज यूज्ड फॉर सम पीपल दैट हैव अ कंट्रोल ओवर द होल कंट्री, तो दैट इज ओलिगार्की, बी ऑप्शन। तो ये आपके थे 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेडागोजी के एमसीक्यूज। तो हमारे पास पेडागोजी का पहला एमसीक्यू है जी, अकॉर्डिंग टू प्लम्बा एंड बांटा क्लास असेसमेंट इज। प्लम्बा एंड बांटा द टू साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था क्लास असेसमेंट को समझाने में पेडागोजी के सेक्शन में, तो इनका बहुत ज्यादा रोल है अकॉर्डिंग टू क्लास असेसमेंट। तो उन्होंने क्लास असेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि क्लास असेसमेंट एक प्रोसेस है, और वो किस टाइप का प्रोसेस है। तो क्लास असेसमेंट इज अ haphazardly systematic, slightly zigzag।
तो अकॉर्डिंग टू देम क्लास असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस के आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने स्टेप्स भी पढ़े हैं, आई थिंक 7 या 8 स्टेप्स थे क्लास असेसमेंट के, आपको भेजे गए थे जो नोट्स। तो प्रॉपर एक के बाद एक चीज आप करते हो, टेस्टिंग, मेजरमेंट, एट द एंड आप इवेल्युएट कर रहे होते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडम मूव कर लो और क्लास असेसमेंट कर लो, नहीं। क्लास असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और एट द एंड हम इवेल्युएट करते हैं। तो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट्स बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Most complex and time consuming step in the assessment is, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग जो स्टेप है हमारे पास कौन सा है असेसमेंट में? हमारे पास स्टेप्स थे डिफरेंट, मेजरमेंट, टेस्टिंग, इवेल्युएशन। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स था वो लास्ट स्टेप था, दैट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आप एक ही पे नहीं करते, इवेल्युएशन के लिए आपने हर स्टेप से गुजरना है और हर स्टेप्स का जो आपके पास रिजल्ट आया है स्टूडेंट्स का, आपने उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए तो एट द स्टार्ट टीचर क्लास का दे रहा है, ठीक है, डेली की। फॉर एग्जाम्पल 4 माह का सेमेस्टर सिस्टम है, तो पहले दिन से वो आया है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, उसने हर स्टूडेंट के बिहेवियर को किया है, उसका क्लास स्टूडेंट की बिहेवियर की बेस पे उसने जज करना है, एट द एंड उसमें स्टूडेंट बिहेवियर को भी इवेल्युएट करना है। देन उसने मिड टर्म दिया है, उसमें इवेल्युएशन हुई है। देन उसने क्विजेज लिए हैं, उसमें भी उसने इवेल्युएट करना है। उसने प्रेजेंटेशंस लिए, उसने प्रोजेक्ट्स दिए थे, उसने कोई होमवर्क प्रोजेक्ट्स दिए थे। देन एट द एंड फाइनल टर्म, तो डिफरेंट जो भी टास्क हुए ड्यूरिंग क्लास के दरमियान पूरे उसने अपने एक सेमेस्टर में किया है, हर चीज का उसने इवेल्युएट करना है, एट द एंड फाइनल रिजल्ट देना है। तो इवेल्युएशन के लिए आपके सेंसेस का होना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो हमारे पास है सी ऑप्शन, इवेल्युएशन। देन हमारे पास है, इफ अ स्कूल फेल्स टू अचीव गुड ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एट एंड मेनली फोकसेस ऑन इट्स पॉलिसीज इन द नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ, कि अगर कोई स्कूल है जो कि फेल हो गया है अपने ग्रेड्स को अचीव करने में, स्कूल का मेन मकसद क्या है? यही करना है ना कि उन्होंने स्टूडेंट्स का करियर बना देना है अपना, लेकिन वो नहीं बना पाया। उसके बाद उसने अपनी पॉलिसीज को देखा कि ऐसे हमसे क्या गलतियां हो गई हैं कि स्टूडेंट मैक्सिमम बच्चों के ग्रेड्स नहीं आ पाए, बहुत कम बच्चों के आए हैं। तो इंटरनल पॉलिसीज पे उसने नजर डाली। तो किस टाइप की असेसमेंट है? समेटिव, फॉर्मेटिव, इंटरनल, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में हमने क्या किया था? इंटरनल असेसमेंट में यही क्या होता है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, अपनी फेलियर्स को देखना कि इंटरनल पॉलिसीज को देखना कि उनके जो फेलियर्स हैं वो ऐसी क्या पॉलिसीज इसमें चेंजिंग लाइन के उनके जो फेलियर्स हैं या फिर जो रिजल्ट नहीं वो चाहते थे वो नहीं आ पाया, गोल अचीव नहीं हो पाया, तो इंटरनल पॉलिसीज को चेंज करके अपने गोल की तरफ बढ़ना, इसको हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। Then our next MCQ is asking same question to student in an interview is an example of, कि इंटरव्यू वह है, कोई 5 क्वेश्चन है, हर 10 बच्चों ने इंटरव्यू देना है, उन 10 बच्चों से हम वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार 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 बार। तो इस जैसे इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंटरव्यू को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कि हर एक से एक ही सवाल पूछना, स्ट्रक्चर्ड। और जो हर एक से डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हो उसको आप कहते हो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सॉरी, काउंटिंग और कंसीडरिंग ओनली हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ ऑल द टेस्ट इज। पोर्टफोलियो की डिफरेंट टाइप्स थी आपके पास, तो आपने एक टीचर ने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं फॉर एग्जांपल, और एक बच्चे के हर टेस्ट में डिफरेंट मार्क्स आए हैं, लेकिन उसने जो हाईएस्ट मार्क्स वाला टेस्ट है सिर्फ उसको कंसीडर किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शो केस पोर्टफोलियो। बी ऑप्शन इज द राइट वन। कैलकुलेशंस रिलेटिंग टू सॉल्यूशन विल बी एग्जांपल ऑफ, कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनियर्स की टाइप थी हमारे पास, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चनियर जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइकेट क्वेश्चनियर, बी ऑप्शन। इंटरप्रेटिंग में हम कोई रिजल्ट निकालते हैं देन। बाइपोलर जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, यस, नो, राइट, रॉन्ग। लाइकेट क्वेश्चनियर स्पेसिफिक क्वेश्चनियर की टाइप है जिसमें आपने कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इंक्लूड होती हैं आपकी। ऑल्टरनेट टू क्लासिक क्लासरूम टेस्ट इज, कि आपका क्लासरूम के अलावा कोई ऑल्टरनेट हम कहें तो वो क्या होता है? इट्स अ पोर्टफोलियो, ए ऑप्शन। बार बार वही एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं बिकॉज बहुत बार आपका टेस्ट हो चुका है बीएड का, आपने अलग अलग करके दिया है, आपने फिर कलेक्टिव टेस्ट दिया है, फिर आपने शॉर्ट क्विजेज दिए हैं, अब फाइनल में तकरीबन आप सारे मॉड्यूल को कोई मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आप तो रिवीजन हो चुकी है। बीएड में तो आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ समथिंग दैट इज रिटन, कि कोई भी टीचर अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखता है रिटन फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायरी। अपनी डायरी लिखना, हमने डायरी को बहुत डिटेल से पढ़ा था, किस टेंस में लिखनी चाहिए, किस तरह की लिखनी चाहिए, एक अच्छी डायरी की क्वालिटी क्या होती है, सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा।
मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ टेस्ट इंक्लूड, हाँ जी, सबसे मुश्किल आप लोगों को क्या लगता है? ऐसे टाइप शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, आप लोगों को तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइप बीएड में कंसीडर की जाती है वो होती है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए, सबसे ज्यादा तैयारी के साथ अगर आपने आना है किसी चीज में तो आना है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ तुक्के मार के कुछ अपनी गलत कॉन्सेप्ट लिख के कुछ सही कॉन्सेप्ट लिख के नंबर ले लेते हो। एमसीक्यूज में भी चार ऑप्शन देखिए, कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो ना तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर आपको आता है तो ठीक है, वरना आप कुछ नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ टेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिस्ड नीडेड टेस्ट। फिर है जी आपके पास, इट इज एन अप्रोच विच इज यूज्ड बाय द टीचर by hosting other approaches. It is an elected approach and various approaches are used in this an approach to have control in the classroom. कि एक ऐसी अप्रोच जिसमें आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हो क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ कुक बुक अप्रोच। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस इंक्लूड है, स्पेसिफिक खुद नहीं है, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए एक यूज करना, उसको स्पेसिफिक एक नहीं है, सारी तरह की डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर लेते हैं इसमें। एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ इंटिमिडेशन, बहुत ज्यादा सख्ती का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? परमिसिवनेस, कि बहुत ज्यादा आजादी दे देना, बी ऑप्शन। इसमें बिल्कुल ही सख्ती है, हम बेइज्जती करना हर टाइम, इसमें एक्सट्रीम ही छूट देना कि एक बच्चे बदतमीज हो जाए। तो एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ इंटिमिडेशन इज परमिसिवनेस। In most of the teacher training programs and most of the teacher education programs, dash is stressed the most. टीचर के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सिर्फ आप लोग नहीं पढ़ते, टाइम टू टाइम टीचर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा उनको किस चीज पे स्ट्रेस किया जाता है, उनको क्या आना चाहिए? कंटेंट नॉलेज, जो उन्होंने पढ़ाना है, लाइक मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के टीचर हूँ तो मुझे केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा चीज पे स्ट्रेस किया जाता है कि एक टीचर को बाकी सारी चीजें बाद में आए, सोशियो इकोनॉमिक बाद में है, मैनेजमेंट बाद में है, उसका अपना नॉलेज बाद में है, जो सबसे पहली चीज जिस पे स्ट्रेस दिया जाता है वो है पेडागोजिकल नॉलेज, के उसको सबसे ज्यादा पेडागोजी का नॉलेज हो। अब बार बार पढ़ते हैं हम, बीएड में हमने क्या वो केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, हमने तैयारी करनी है केमिस्ट्री की, पेडागोजी की और इंग्लिश की। तो पेडागोजी है क्या, उसका मतलब जो पढ़ रहे हो बार बार पेडागोजी पेडागोजी, इसका मीनिंग है क्या? टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है जी टू लीड द चाइल्ड, सी ऑप्शन, टू लीड द चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड दे, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉय, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। स्कूल सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन सोशल प्रोसेस है। स्कूल सोशल है और एजुकेशन फिलोसफिकल प्रोसेस है, दोनों फिलोसफिकल है। स्कूल इन्वायरमेंटल है और एजुकेशन फिलोसफिकल है। तो इसका राइट ऑप्शन है जी सोशल। दोनों आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन होता है और एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें आप मिलना जुलना सब कुछ सीखते हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। देन आपके पास एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर। एजुकेशन आप पेडागोजी में या स्कूल में एजुकेशन सीखते हो, उसमें नॉलेज एंड स्किल क्या होता है? फ्यू परसेंट पे जाता है, फ्यू परसेंट से लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पे जाता है, फ्यू परसेंट से नेक्स्ट जनरेशन पे जाता है, या फिर सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, कुछ लोगों से नॉलेज हमेशा एजुकेशन के थ्रू जनरेशन में जाता है। सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट जाता, ये भी देखो ये भी ठीक है, फ्यू से फ्यू में भी जाना होता है, फ्यू से लार्ज में भी जाता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है इसमें वो फ्यू परसेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। लाइक टेंसेस की बात की जाए, पहले कुछ लोगों ने टेंसेस को याद किया सीखा, लेकिन उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन इंग्लिश की टेंसेस आप लोग सीख रहे हो। तो एजुकेशन हमेशा थोड़े से लोग सीखते हैं और फिर वो नस्लों तक जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा मुनासिब है लगाने में। विच असेसमेंट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड प्रोजेक्ट। कौन सी असेसमेंट की टाइप है जो कि आप कोर्स के एट द एंड करते हो? समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, नन। तो समेटिव ए, समेटिव एट द एंड करते हैं हमेशा हम, जब भी हो गया है सब चीजों की समरी कर लेना, समेट देना। विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये मैंने खुद डाला आप लोगों के लिए कि जरा इतना सारा आपने पढ़ लिया बीएड, थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा सोर्स है जो कि फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है? स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, नन ऑफ दीज। तो आपके पास राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज।
जितने भी आपके पास, अगर मैं होम लिख देती ना यहाँ पे घर, तो वो आपका फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल में आ जाता है। बाकी स्कूल हो गया, म्यूजियम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, वो फॉर्मल में आते हैं। ये याद रखो, जहां भी आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं दूसरों के, वो चीज फॉर्मल में आती है। स्कूल में आप क्या हो, ड्रेसिंग करके जाते हो, अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। म्यूजियम के क्या है, टाइम टेबल है ना। म्यूजियम में आप 8 बजे आज जाते हो, 2 बजे बंद हो जाएगा, शोर नहीं करना, किसी चीजों को तोड़ना नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी वो चीज फॉर्मल में आ जाएगी। लाइब्रेरी तो वैसे ही फॉर्मल है, बोलना अभी तक अलाउ नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका था, सारे के सारे फॉर्मल सोर्सेज हैं आपके पास। डिस्कोर्स एंड डिस्कशन कैन बी इम्प्रूव, ये मैंने पहले भी दिया हुआ, आई थिंक आप लोगों को। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप? आप डिवाइस को इम्प्रूव कर सकते हो जी। मेरी बॉल पेन कहाँ गई? ये डिस्कोर्स एंड डिस्कशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय स्लोइंग द पेस। पेस को जरा कम करोगे ताकि बच्चों की पेस आपकी पेस के साथ मैच कर जाए। जब भी आपकी पेस बच्चों की पेस के साथ मैच करेगी, बच्चों को बात खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। तो हर एक की पेस तेज नहीं होती, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, कुछ ऐसे मीडियम स्पीड से समझते हैं, कुछ है बिल्कुल बच्चा लेवल पे जाना पड़ता है उनको समझाने के लिए। तो डिस्कशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय स्लोइंग द पेस। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे पास इंटेलिजेंस की कितनी टाइप है? हमारे पास इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स हैं। डी ऑप्शन। आईईपी रेफर्स टू, आईईपी हम किस काम के लिए यूज करते हैं? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इंटरनल एजुकेशन प्लान, इंटेंसिव एजुकेशन प्लान, नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का हम एब्रिविएशन यूज करते हैं आईईपी के, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। लिसन टू टीचर और ट्रेनर लाइज इन विच कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन की हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज थी। टीचर की बात को समझना सुनना हम किस चीज में लेते हैं? उसकी है ए ऑप्शन इज द राइट वन, रिसीविंग में। साइकोमोटर डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, साइकोमोटर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है हमेशा आपको। तो साइकोमोटर डोमेन को हम डिवाइड करते हैं 7 सब ग्रुप्स में, सी ऑप्शन। objective related to the effective domain is, objective related to effective domain is student values honesty, D option. Which of the following is positioned at the uppermost level of learning in the effective domain? Effective domain में uppermost level पे आप किस चीज को रखते हो? Attending, responding, characterization और none? तो आपके पास राइट ऑप्शन है जी, सी, characterization. देन आपके पास है अ लर्निंग स्टाइल इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस बाय द स्टूडेंट कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी। तो आपके पास ऑप्शन है जी, काइनेस्थेटिक लर्निंग, टेक्टाइल लर्निंग, बोथ ए एंड बी, फेसाइल लर्निंग। तो आपके पास लर्निंग स्टाइल जिसमें आप लर्निंग सीखते हो बाय द स्टूडेंट्स कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटी, तो आपके पास बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट वन। इन लेसन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, लेसन प्लान करते हुए आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स या रूल्स हमेशा स्टूडेंट से पूछ के होने चाहिए। स्टूडेंट की, हमने एट द एंड स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है ना अपनी क्लासरूम में, तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड होने चाहिए और होते हैं। फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट इंक्लूड्स थिंकिंग स्किल्स, ऐसी कौन सी नॉलेज है की टाइप है जिसमें थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड है? तो वो है आपके पास इनमें से प्रोसेस, बी ऑप्शन। द गोल ऑफ टीचिंग, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ कि टीचिंग का मेन गोल क्या है? इंफॉर्मेशन देना, पीपल को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, उनको नॉलेज देना, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, डिजायरेबल चेंज लेके आना, पॉजिटिव चेंज लेके आना टीचर का मेन गोल है। आप इंसान बन जाओ, ये मेन गोल होता है। प्रैक्टिस गिवन टू स्टूडेंट्स टू अकम्प्लिश ऑन देयर ऑन विदाउट द टीचर गाइडेंस, कि टीचर ने गाइड नहीं करना, उनको प्रैक्टिस देना, उसको हम क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। होमवर्क में हमेशा घर आ गए, ये भी पहले आप लोगों को एक बार करवाया हुआ है, ये प्रैक्टिस देना कि स्टूडेंट अपनी टीचर इंक्लूड नहीं है, आप खुद कर रहे हो,
तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। अगर वही वो खुद घर पे कर रहा है तब उसको हम कहते हैं होमवर्क। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, विदाउट टीचर हेल्प अपना काम खुद कर, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। देन आपके पास अकॉर्डिंग टू मैस्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स देयर आर डैश नीड्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की कितनी नीड्स हैं मैस्लो के मुताबिक? तो ह्यूमन की 5 नीड्स हैं। सी ऑप्शन इज द राइट वन। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन। साइकोमोटर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसको क्लासिफाई किया था सिम्पसन ने किस ईयर में? इसको किया था जी 1972 में, 1972, बी ऑप्शन। The student becomes an active environmental advocate participating in climate action initiatives lies in। ये स्टूडेंट एक्टिव इन्वायरमेंटल एडवोकेट बन गए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव्स में। क्लाइमेट से रिलेटेड तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टराइजेशन, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग या ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारे पास इसका है, सॉरी, ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो ये था जी आप लोगों का बैच का लास्ट बीएड का पोर्शन जो हमने आज डिस्कस किया है। नोट्स और सब कुछ इंग्लिश के आप लोगों को दे दिए गए हैं। एट द एंड मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूंगी आपके एफपीएससी टेस्ट के लिए। और आप लोगों का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 5 नवंबर से एफपीएससी में। उसमें आपको प्रॉपर सारी वीडियोस इंग्लिश की, बीएड की और इंशाल्लाह 1 पेजर केमिस्ट्री का भी दिया जाएगा। तो वो बच्चे जो मजीद तैयारी करना चाह रहे हैं या न्यू बच्चे, तो उनके लिए ये है कि वो 5 नवंबर से हमारे न्यू वाले बैच में इनरोल हो सकते हैं। और यही वाले बच्चे जो हमारे पास पहले हैं, अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास ऑफ है, बल्कि उनका ये बैच फ्री है। नेक्स्ट बैच की आप लोगों को पता है, आप लोगों को ग्रुप में सारा गाइड कर दिया गया है। सो अपने टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। और अगर आपकी कोई भी मजीद कोई क्वेश्चंस है तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ऑल्दो आप बैच खत्म हो चुका है, इसके अलावा भी अगर आप कोई भी इशू आता है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी कोई भी मसला इशू सॉल्व करवा सकते हो और पूछ सकते हो। कोई इशू आता है तो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक हो गया? चलें जी, अल्लाह हाफिज।